हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल दक्षांश एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस दोनों ही रिलीज कर दिए हैं और आप लोग भी बहुत जोश होश के साथ इस तैयारी में लग चुके हो। तो हम आपके लिए लाए हैं वेल एक्यूरेट एंड कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th साइंस पेपर्स सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी सेक्शंस के सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, हम साइंस के जो 3 सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ले रहे हैं। आपने और प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से और एक्यूरेट नॉलेज के साथ कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। इंस्ट्रक्शंस आपको जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सर ने दे दिए होंगे, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। ए, बी एंड सी 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें ए एंड बी सेक्शन में आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने ए और बी में। सी सेक्शन है, सी सेक्शन में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बेटा पेपर छोड़ना नहीं है, 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपको उसमें से करने हैं। और बेटा ये ध्यान रखना, पहले 20 जो आप करोगे शुरू के, वो ही काउंट किए जाएंगे, इसलिए जो आते हो 20 पहले वही करें, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्टेड 20, वो कोई से भी हो सकते हैं 20, लेकिन पहले वो है। अगर बाद में दूसरा आपने करा है तो वो काउंट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स उस तरफ नहीं लगाने हैं, पहले 20 क्वेश्चंस को हमें सही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुल स्टडी डायग्राम है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लेबल ए, बी, सी एंड डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा पहले सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ऑप्शंस भी आ गए सामने। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, करेक्ट वाला ये बोल रहे हैं तो हमें करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, यानी 3 इनमें से क्या है, इनकरेक्ट। तो ये हमें एक समझ में आ गया कि 3 इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट है, तो पहले वो करेक्ट हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो ट्रेकिया बेटा ये है, ट्रेकिया को जो है बोनी रिंग नहीं करती बेटा, ये वाली बात गलत है। कार्टिलेज होती है, क्या होती है, कार्टिलेज होती है, एंड दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो वहां पर आप जो चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट, वहाँ भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, या फिर मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल वाला जो बात है उसमें हम देखेंगे। तो कार्टिलेज जो है हाइलाइन कार्टिलेज, तो हाइलाइन कार्टिलेज से बना है तो बोन नहीं है, ये वाला बात यहाँ पर बोन अगर है, इसलिए ये वाली बात गलत हो गई। दूसरा, रिब्स व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। ये तो बेटा अब हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी रिब्स ऊपर आती है। तो ऐसा होता है क्या, अभी जैसे मैंने इंस्पायर किया तो ये मेरी जो रिब्स है बाहर आई, लेकिन जब मैं एक्सपायर करूंगा, एक्सहेल करूंगा बाहर को, तो बल्कि रिब्स अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। रिब्स डू नॉट लिफ्ट व्हेन वी एक्सहेल एयर। तो वी ब्रीथ आउट, इस कंडीशन में रिब्स जो है लिफ्ट नहीं होगी, वो डाउनवर्ड जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। एल्वियोलाई थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ये वाली बात। अब एल्वियोलाई हमने पढ़ा है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो उसमें ये जो छोटे छोटे बैलून्स दिख रहे हैं, ये तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, ये वाली बात सही है। और एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल गैस का एक्सचेंज इन्हीं से होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग। तो ये वाली बात बेटा यहां पर सही है। चौथा देख लेते हैं एक बार, डायफ्राम इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। अब बेटा नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल ही जो शेप होती है, ये नॉर्मली शेप है, ये जो डायफ्राम की जो शेप है ये नॉर्मल है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमें क्या करना है, अंदर खूब सारी हवा लेनी है, तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा ना।
कोई भी चीज है अगर वो जब फूलेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो ये इस तरीके से, ये है ना जो डोम शेप होता है वो डोम शेप फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो पुल्ड अप नहीं होगा, इट विल गो डाउन। तो इसकी जो उल्टी बात है ना वो सही है, यानी ये वाली बात गलत हो गई। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें क्या हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। तो बेटा 11 से 16 तक जो है क्वेश्चंस डायग्राम वाले हैं, इसलिए डायग्राम्स का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना उनको। हम बायो वाला ही सेक्शन देख रहे हैं, नंबरिंग आपको मिल रही है जो सेम आपके सैंपल पेपर में दे रखी है उसी हिसाब से। तो मैं हमने पहले 1-2 से स्टार्ट नहीं किया है, 11-12 से स्टार्ट किया है। तो डायग्राम है ये। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगेन हमारे पास में ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, वही मार्क, करेक्ट एंजाइम सिक्रेटेड एट लोकेशन, करेक्ट एंजाइम का बारे में बताना है। तो करेक्ट एंजाइम लोकेशन ए बी सी। अब ए बी सी की जगह इन्होंने दे रखा है 1 2 3। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी और जो लोकेशंस है वो है 1 2 3। तो 1 2 3 में आप देखो बेटा हमें एंजाइम्स देखने हैं, तो ऑप्शंस पे जाने से पहले हम यहीं देख लेते हैं, तो फटाफट हम ढूंढ लेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा जो एंजाइम है वो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये क्या है बेटा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज, ये वाली एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है स्टमक। स्टमक में हमने बेटा ये आप अगर देखेंगे एमसीक्यू वाला जो सेक्शन हमने पहले किया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी किया है। तो देखिए आप, हमने जो क्वेश्चंस पहले करे हैं सीबीएसई में, जो सैंपल पेपर में भी आ गए हैं। ठीक है, अभी आगे करेंगे, कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें अब यहां पर देखें दूसरे वाले में स्टमक में बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, हमने पहले बात करी थी प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक में जो होते हैं वो होते हैं रेनिन एंड पेप्सिन। ठीक है, तो अब हमारे पास में हम एंजाइम लिखते जा रहे हैं और फिर हम आएंगे ऑप्शंस पे कौन सा हो सकता है। थर्ड है दैट इज ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, या ड्यूडेनम कह दूं या स्मॉल इंटेस्टाइन कह दूं, मैं एक ही बात है ना। तो इसमें कौन सा एंजाइम होगा बेटा, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग भी होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला भी होगा और फैट का डाइजेशन करने वाला भी होगा। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीएजेस, ठीक है, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, ये तीनों होंगे। प्रोटीएजेस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये हो सकते हैं। तो इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में इनमें से कौन कौन से हैं। ओरल कैविटी में अमाइलेज, स्टमक में रेनिन या पेप्सिन, और इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, इनमें से कौन सा है। तो बेटा पहला ओरल कैविटी में कह रहे हैं लाइपेज नहीं होता, तो ये वाला बात गलत। तो हम यहां पर अगर पहले ऑप्शन का पहला ही गलत है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दूसरे पर। दूसरे वाले में अमाइलेज, तो अमाइलेज है, ये वाला ठीक है बात, ये वाली ठीक है। सेकंड पोर्शन है स्टमक में कौन सा है, रेनिन या पेप्सिन दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे पेप्सिन है, ठीक है। थर्ड वन इज इंटेस्टाइन, सॉरी, तो इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन दे रखा है और हमने यहाँ पे इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन लिख रखा है, तो ट्रिप्सिन, तो यानी ये वाला भी सही। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन ही सही आ जाता है। देख लेते हैं बाकी का, ट्रिप्सिन पहला नहीं होगा, गलत है ओरल कैविटी में, और परमिएजेज ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन यहीं से निकल के आ जाता है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं हमारे एमसीक्यूज में। तो आप अगर ज़्यादा इसके बारे में समझना चाहें तो हमारा एमसीक्यू जो सेक्शन है वो भी देख सकते हैं। इसमें ऑप्शंस में क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। तो बेटा वहाँ पे हमने ये पूरी बात इसके बारे में करी थी, इसके बारे में पूरी बात हमने करी थी कि क्या होगा। तो इसमें गार्ड सेल लाइक दिस,
ध्यान आ रहा है, हमने लीफ का एक डायग्राम वहाँ बनाया था, गार्ड सेल्स, और ये स्टोमेटा है, यहाँ से पानी बाहर आता है, ट्रांसपिरेशन जब होता है, और गार्ड सेल जब स्वेल करती है, जब फूल जाती है, फूलने से क्या होता है, फूलने से जो स्वेलिंग होती है, जब स्वेलिंग होती है तो ये क्या होता है, ओपन होते हैं स्टोमेटा, और जब श्रिंक करते हैं तो ये क्या होता है, वापस एक दूसरे के पास आ जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो बेटा स्वेल कब करेगा, जब वाटर कंटेंट अंदर जाएगा, तो इसकी वजह से होगा स्वेलिंग, एंड ये क्या करेगी, ओपनिंग, ठीक है। और जब वाटर कंटेंट वापस बाहर निकलेगा, वाटर कंटेंट बाहर निकलेगा, तो इससे होगा श्रिंकेज, और इससे हो जाएंगे स्टोमेटा क्लोज। श्रिंकेज की वजह से जो गार्ड सेल्स एक दूसरे के पास आ जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो मेनली अगर हम देखें तो इसमें कौन सा आंसर बैठेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर से स्टोमेटा जो गार्ड सेल है वो ओपन क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगेन दैट विल नॉट बी चेंजिंग एनी टाइप ऑफ चेंज इन द शेप ऑफ गार्ड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई मतलब नहीं है, वाटर कंटेंट। सो ये हमारा राइट आंसर होगा, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, क्योंकि जब ये पानी अंदर जाएगा तो ये फूल के क्या होगा, अलग होगी तो ओपन हो जाएंगे, और जब पानी निकल जाएगा तो श्रिंक होकर के वापस पास आ जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज फिगर गिवन बिलो शो ए स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद लेवल 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विद इट्स फंक्शन। तो बेटा पहले इसके वही बात, करेक्ट लेवल विद फंक्शंस हमको देखना है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। एक नंबर वाला क्या है बेटा, ये लंग्स, ये क्या है, लंग्स। लंग्स से प्योर ब्लड लेके हार्ट के अंदर, ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम में जो आ रहा है दैट इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो बेटा हमने जब हार्ट का डायग्राम बनाया था, हमने एक वीडियो, हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमने 1 मिनट में हार्ट का डायग्राम बनाया सीखा था। तो जो बच्चे अगर चाहते हैं 1 मिनट में कैसे बढ़िया से बढ़िया डायग्राम बना सकते हो, तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। वहाँ पे हमने बात करी थी, और वहाँ पे मैंने बताया भी था पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड, क्योंकि बेटा लंग्स से आ रहा है प्योर होके ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो अंदर ब्लड में ट्रांसफर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इस तरीके से ब्लड जो होता है वो प्योर हो जाता है, वो डाला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। सेकंड, वहां से अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, ये आर्च ऑफ अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा। तो आर्च ऑफ अओर्टा बेटा क्या कर रहा है, सिस्टम में इट इज डिलीवरिंग प्योर ब्लड टू ऑर्गन्स और सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड नंबर है दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा। इसको पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी अओर्टा भी कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये राइट एट्रियम से जब ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये निकलता है पल्मोनरी अओर्टा, और ये लेके जाता है लंग्स तक। तो इसके अंदर क्या बेटा, आर्टरी जरूर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योर ब्लड कहां ले जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को ले जा रहा है लंग्स तक। और उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज वीना केवा, इंफीरियर एंड सुपीरियर। अभी मैं जो नाम बोलने वाला था वो 2 होते हैं, ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना केवा, वो ब्लड को कलेक्ट करके वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम में डालने का काम करते हैं। तो ये बेटा 4 जो लोकेशंस है और इनके फंक्शंस हमने देखे। अब हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, तो ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि इम्प्योर ब्लड नहीं होता, प्योर ब्लड होता है। हमने भी देखा था वेन है लेकिन एक्सेप्शन है, इस वेन में प्योर ब्लड होता है, तो ये वाली बात गलत हो गई। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, ये वाली बात अगेन गलत है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स को लेके जाती है, हार्ट से, ना कि लंग्स से हार्ट को, तो उल्टा इसका सही होगा। आउटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब आउटा में बेटा थर्ड, ये आउटा कौन सा है, वही पल्मोनरी आउटा, यानी ये वाली बात भी क्या है, गलत हो गई, क्योंकि पल्मोनरी आउटा ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेके जा रहा है लंग्स तक, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। और विना केवा जो है वो
इम्प्योर ब्लड, अब यहाँ इम्प्योर नहीं लिखा है इन्होंने, ब्लड लिखा है, तो दैट विल बी ऑल्सो ए ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ये वाली बात सही है, यानी ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन फेज ऑफ सर्कुलेशन बतानी है हमको, ये हमें बताना है कि क्या हो रहा है। फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। डायग्राम ऑफ हार्ट अगेन आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो 1 मिनट में हमने बनाया था। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेंबर शोन, तो ये एक हिंट है कि ये जो भी एरोज निकल रहे हैं, अब ये क्या है बेटा, ये वेंट्रिकल है ना, ये तो है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, इनसे जो भी वेसल निकल रही है, तो राइट वेंट्रिकल से तो बेटा कौन सी निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी अओर्टा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में क्या है, इंप्योर ब्लड, ब्लू कलर का इंप्योर ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में प्योर होने के लिए। और अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात करी थी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंप्योर ब्लड है, ये लंग्स तक लेके जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है आर्च ऑफ अओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आर्च ऑफ अओर्टा निकल रहा है तो ब्लड कहां जाएगा, आर्च ऑफ अओर्टा में, और आर्च ऑफ अओर्टा से जाएगा ऑर्गन्स तक। तो अब हम देख लिया हमने कि भाई कहां से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और किस तरीके से कौन सी वेसल में यहां से ब्लड मूव कर रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। तो अब वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स के अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो ब्लड तो वेंट्रिकल से निकलेगा, तो ब्लड ट्रांसफर टू वेंट्रिकल नहीं, यहां से निकलेगा। तो ये वाली बात क्या हो गया, ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि वेंट्रिकल से तो ब्लड निकलेगा, वेंट्रिकल्स में थोड़ी आ रहा है। ऑरिकल या एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते तो वेंट्रिकल में आता, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता तो नीचे की तरफ ब्लड आता, लेकिन नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ऑरिकल में वापस नहीं जाता है, ऑरिकल में वापस नहीं जाता ब्लड, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं, इनके जो बीच के वॉल्व होते हैं ना, और खुला खाली रहता है वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में, ये यहां से निकलेगा, ये वाला रास्ता नहीं चूज करेगा। ठीक है, तो ब्लड विल ट्रांसफर, ये वाला गलत हो गया, ब्लड विल ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। तो अब इसमें ये कह रहा है ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक बात है, ये वाली बात सही है, क्योंकि ब्लड क्या है, लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, तो ये कौन ले जा रहा है, ये कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी, तो यानी जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है वो लंग्स तक ले जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड, ये वाली बात सही है। एंड जो आर्च ऑफ अओर्टा है वो पंप कर रहा है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, तो वेरियस ऑर्गन तक कौन ले जा रहा है, आर्च ऑफ अओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अओर्टा से ब्लड पहुंच रहा है पूरे ऑर्गन्स तक, और राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड पहुंच रहा है लंग्स तक। तो ये वाली बात यहीं पर हमको हमारा सही ऑप्शन मिल गया, यानी कि बाकी के दो ऑप्शन क्या है, गलत। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 1 2 3 4 4 हमें इसमें लोकेशंस दे रखी है इन्होंने। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैच द लेबलिंग रेफर टू कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हम देख लेते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, वो मैच करने कौन सा सही है। ठीक है, तो अब मैच यही हम देख लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। कॉलम 1 जो है दैट इज, अब ये क्या है, ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात क्या लिखी है, पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट ईट्स। इनिशियल फेज नहीं, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन तो हमने पढ़ा था, अगेन क्वेश्चन किया इससे पहले हमने एमसीक्यूज में, वहां डिस्कस किया हुआ है। ओरल कैविटी में जो है सलाइवरी एमाइलेज से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च डाइजेशन सबसे पहले जो भी बायो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होता है स्टार्च, और वो कहाँ होता है, ओरल कैविटी में। तो यानी कि पहले के लिए दूसरी वाली बात सही है, ये वाली 1 इज कोरिलेटिंग टू बी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम ऐसा करें, ऑप्शंस देख लें कि कई बार अब करने की ट्रिक भी होती है कि अब हमको मान लो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें पहला बी से मिल रहा हो, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अब जैसे इसमें पहले तो ये देख लो पहला बी से कौन से में मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वही सही होगा। पहला ए, पहला बी, पहला बी, पहला डी। तो बेटा हमारे जो ए है और डी तो गलत हो गए कि नहीं हो गए, कि ए में पहला के को ए मिल रहा है तो ये गलत हो गया, डी में पहले से डी मिल रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह गए, बी और सी। इनमें से हमको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो बी में पहला, दोनों में बी बता रहा है, यानी आगे हम देख लेते हैं दूसरे में हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा सही होगा इनमें से। तो दूसरा ऑप्शन है, क्या है ये बेटा, दूसरा है ये लीवर। तो लीवर का क्या काम है, डाइजेशन में कुछ काम करता है क्या? देखो लीवर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सीक्रेट होता लीवर से, ये बात ध्यान रखना। लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सीक्रेट करता, लेकिन वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल। ये भी हम बात कर चुके हैं, एमसीक्यूज में पहले ही, आप देखिए वीडियो। तो जो भी हमने अभी तक हमारे वीडियोस में पढ़ाया है वही सीबीएसई सैंपल पेपर्स में आया है, ठीक है। तो लीवर्स में लीवर क्या कर रहा है, लीवर बाइल सीक्रेट कर रहा है, और बाइल का क्या काम है वहां बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था ये। बाइल क्या कर रहा है, लाइपेज का एक्टिवेशन। लाइपेज यानी लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड के डाइजेशन को क्या करता है, हेल्प करता है बाइल। तो दूसरा पोर्शन हम देख लेते हैं, इनिशियल फेज ऑफ। अब इसमें हमें बाइल वाला देखना है, लाइपेज एंजाइम से रिलेटेड कोई पोर्शन हो। तो दूसरा जो है लीवर के लिए लाइपेज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। तो सी सही है दूसरे के लिए। तो अब इन दोनों में से सी कौन से में है वो देख लो, सेकंड का सी या सेकंड का डी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो दैट इज द आइडियल वे हाउ यू कैन मैच कॉलम्स इन वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। हमें सभी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस स्टार्टिंग के एक ऑप्शन को पकड़ना है, वहीं से हमको मिल जाएगा, 2-3 ऑप्शन कट जाएंगे और उसके बाद में फाइनल हमें जो कोई भी हमें जब फाइनल मिलेगा उससे हम आंसर निकाल सकते, ठीक है। तो दैट इज द राइट वे हाउ यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके बाद देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट आवर सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन बी में अगेन वही 24 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आपको कितने करने हैं, 20। और अगेन फर्स्ट 20 विल बी चेक्ड और इवेल्युएटेड। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये बेटा एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन क्या होगा, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और उस स्टेटमेंट का रीजन होगा वो। अब हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट जो एसर्शन है वो सही है या गलत है, या रीजन सही है या गलत है, या दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या मिलेंगे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी विल बी एसर्शन एंड रीजन और बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सी में दोनों एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, डी में एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। कई क्वेश्चंस में ये भी मिलता है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये 4 दे रखे हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन क्वेश्चन देख करके। एसर्शन इज रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। तो बेटा ये वाली बात सही है या नहीं, तो हमें ये पता है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रेजिन एंड गम्स, तो ये ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर प्लांट्स में स्टोर होते हैं। ये आपके NCERT के पेज नंबर 112 पर लिखा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 112 पर ये बात वहाँ लिखी हुई है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में। तो ये वाली बात यानी सही है, ठीक है। दूसरा रीजन, रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये तो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वाटर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, ये वाली बात गलत है। ऑप्शन आ जाएगा सी, assertion is true but reason is false. Resin and gums do not facilitate transport. ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल्स वो होती है ना, तो यहाँ पर ये बात
सही नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following group of organism blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body? बात समझ में आई? ये अब क्वेश्चन हमें समझना है। अगेन ये बोल रहा है कि वंस इन वन साइकिल, जैसे अब हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में एक साइकिल में 2 बार ब्लड घूमता है, 2 बार ब्लड, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो हमसे लोअर ग्रेड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन भी मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब एक बार ही हार्ट से ब्लड निकलता है एक साइकिल में, हमारा 2 बार और इन ऑर्गेनिज्म में 1 बार। तो ये बोल रहे हैं ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक बार ही हार्ट से ब्लड निकलता है और वो फिर हार्ट से निकलता है, बॉडी से होते हुए वापस हार्ट में आता है एक साइकिल में 1 बार। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है रैबिट, पैरेट, टर्टल। तो बेटा पहले आपको उसको आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे करना है। तो इसमें बेटा देखो, हमें जो फिशेज हैं, फिशेज में क्या होता है, 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ही ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो अब उस ऑरिकल में प्योर और इम्प्योर एक ही जब चैम्बर है तो उसमें अलग कैसे होगा, है ना। तो क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट, वीनस हार्ट बोलते हैं। और एक बार ही इनके चैम्बर से ब्लड निकलता है एक साइकिल में, ठीक है। तो फिशेस के अंदर ऐसा होता है। और इसका अगर कुछ डायग्राम में बना के आपको बताऊं तो इस तरीके से होता है, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये टिश्यूज, है ना, और फिर यहां से ये वापस पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कुछ ब्लड निकलता है और एक बार ही, अब ये जब यहां से चालू हुआ यहां गया, एक ही साइकिल हुआ, तो एक बार में, एक साइकिल में एक बार ही मूव करता है। तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास क्लू है, फिशेस ढूंढनी है। फिशेस कौन कौन सी है, जिस भी ग्रुप में फिशेस है वही करेक्ट होगा। यानी रैबिट ये तो गलत हो गया स्टार्टिंग से ही, फ्रॉग गलत हो गया। अब 2 है, वेल, शार्क, ये सी और डी में से एक ढूंढना है। तो पेंगुइन, पेंगुइन इज ए बर्ड, बर्ड के अंदर आता है, तो ये अगेन फिश नहीं है। इनमें क्या होता है, बर्ड में 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मिलता है। फ्रॉग में 3 होते हैं, इसमें इनकम्प्लीट डबल होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं, पेंगुइन में 4 चैम्बर्स। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है शार्क, अगेन फिश, डॉग फिश, स्टिंगरे, ये सारी फिशेज हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका हो गया डी। समझ में आया। तो फिशेज में एक बार में हार्ट के अंदर एक साइकिल में ब्लड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड ग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। तो बेटा ये 2 जो टॉपिक है उनको मिला के एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, जो ग्लोमेरुलस होता है लाइक दिस, ये तो क्या बोमन्स कैप्सूल, और इसमें ही यहां पर लाइक दिस ये ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का कम, ठीक है। और दूसरा है एल्वियोलाई, लाइक दिस। तो एल्वियोलाई में ये ब्लड वेसल ऐसे निकलती है, ठीक है।
तो अब ये बोल रहे हैं कि ये इसमें भी क्या है, इस तरीके से, और ये जो होती है ये भी इस तरीके से, इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन इनका ये है कि कॉमन क्या है, कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक तो ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है। तो ये है, ये तो है एल्वियोलाई और ये है बॉमन कैप्सूल, ये और ये ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन एंड एल्वियोलाई ये वाला, तो इसमें और इसमें, इन दोनों में सिमिलरिटी पूछ रहे हैं कि इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है। तो इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है, इसमें भी और इसमें भी एक्सचेंज होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मटेरियल निकलेगा और बॉमन्स स्पेस में इकट्ठा होगा, ठीक है, बॉमन्स स्पेस में इकट्ठा होके और फिर ये आगे जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर सिक्रीशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ तो लिक्विड आने वाला है, यहाँ पर एयर का एक्सचेंज होने वाला है, गैस का एक्सचेंज एक्चुअली। तो गैस का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो वेसल्स होती है, वेसल्स में हमें पता है 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका, इसको इंटरना कह लूं या एंडोथीलियम कह लूं, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती है उनमें ये तीनों लेयर्स होती है, लेकिन इन दो नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि ये जो शुरू के 2 है ये नहीं पाए जाते, खाली एंडोथीलियम ही पाई जाती है, कैपिलरी एंडोथीलियम, इसमें भी और इसमें भी। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ मटेरियल निकलेगा। अब मान लो ट्यूनिका मीडिया में मसल्स होती हैं, अब इनके आगे मान लो यहां पर अगर मैं मसल्स बना दूं इस तरीके से, अगर मसल्स होती तो क्या यहां से एयर एक्सचेंज हो पाती, एल्वियोलाई में CO2 जाती और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ पाती? नहीं आ पाती, क्योंकि मसल्स का बैरियर होता है यहां पर। ऐसे ही यहां पर भी अगर मसल्स होती तो क्या ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता? यहां पर मैं मसल्स लगा दूं तो क्या ये फिल्ट्रेशन होता? नहीं होता, यहां से ये फिल्टर नहीं हो पाता। इसलिए क्या हुआ, इसमें भी मसल्स वाली लेयर हटा दी, बाहर वाली भी लेयर हटा दी, सिर्फ थर्ड लेयर जो अंदर की है एंडोथीलियम ही पाई जाती है इन दोनों में। इन दोनों के अंदर एंडोथीलियम पाई जाती है, सिंगल लेयर, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। दैट इज द मेन गोल हेयर, ठीक है। इसलिए सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम पाई जाती है यहां पर, यह बात ध्यान रखना। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। थिक वॉल्ड आर्टरीज रिच सप्लाई विथ ब्लड। अब थिक वॉल्ड है क्या, थिक वॉल्ड थी क्या, मैंने भी बताया 3 में नहीं होती, सिर्फ 1 होती है। तो थिक वॉल्ड मतलब तीनों लेयर हो, तो तीनों लेयर नहीं है, तो ये वाली बात गलत है। आर्टरीज तो यहीं पे ही गलत हो गया ये। थिन वॉल्ड, ये वाली बात सही है, थिन वॉल्ड होती है। वेन्स पुअरली सप्लाइड विद ब्लड, पुअरली सप्लाइड तो नहीं है, बहुत अच्छी सप्लाई है, तभी तो ऑक्सीजन अच्छे से एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आ पा रही है, ब्लड से CO2 निकल के एल्वियोलाई में जा पा रही है। या मैं ग्लोमेरुलस की बात करूं, वहां पर भी कंटेंट फिल्टर हो पा रहे हैं। जब रिच सप्लाई होगी तो ये वाली बात भी गलत है। थिक वॉल्ड कैपिलरीज, पुअरली सप्लाइड, थिक वॉल्ड कैपिलरीज नहीं होगी, थिक वॉल्ड तो ऑप्शन ही गलत हो गई, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, थिन वॉल्ड वाले रहेंगे। तो थिन वॉल्ड वेन्स ये वाला गलत हो गया, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन ही बच रहा है, क्या है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिच सप्लाइड बाय ब्लड। बिल्कुल सही बात भाई। आज वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा पहुंचेगा किडनी तक उतना ही तो फिल्टर हो पाएगा, इसलिए सप्लाई अच्छी रखी जाती है। और थिन वॉल्ड है क्योंकि एक्सचेंज होना है, तो खाली एंडोथीलियम पाई जाती है, ये वाली बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अगेन नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स। प्लांट से कौन सी नहीं होती वो वाली देखनी है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस देखने हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये वाली बात
सही है, ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है, तो ये वाली बात सही है, एक्सेस वाटर जो होगा ट्रांसपीरेशन से रिलीज हो जाएगा। इवन 90% ऑफ वाटर जो होता है ना प्लांट का, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ अगर, है ना, 99% तक भी प्लांट ट्रांसपीरेशन शो करता है, ठीक है। तो ये वाली बात सही है। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। लीव्स का क्या काम है? लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस का, और वहाँ स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से वाटर निकलता है, तो सेलेक्टिवली टॉक्सिक ऐसी कोई मैकेनिज्म प्लांट्स में नहीं मिलती। तो हमारा यही ऑप्शन गलत होगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन गम्स, ये वाली बात हम कर चुके। दे एक्सक्रीट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम, ये वाली बात भी सही है। यानी ये लीव्स से वो सेलेक्टिवली टॉक्सिक्स को फिल्टर करके निकालते हैं, ऐसा नहीं होता प्लांट्स में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है हमारा बी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन। बेटा हमने ये क्वेश्चन किया है एमसीक्यू में, सेम आप देखिएगा हमारा जो एपिसोड है एमसीक्यू वाला, वहाँ पर ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन किया है हमने, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आंसर देख, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, यीस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामाइसियम अमीबा, कस्कुटा, लाइस, टेपवर्म। अब कैसे करेंगे? बहुत सारे ऑप्शन है, हम कैसे करें इनको? तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात तो आप देखो कि ऐसे फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड टू द बॉडी, ये पहले तो यहीं पे हमें क्लू मिल गया कि यहाँ पर कौन से टाइप के न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो हमने वहाँ पर जब क्वेश्चन किया था वहाँ डिस्कस भी किया था, ये है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने वहाँ डायग्राम बना के भी बताया था, इस तरीके का एक डायग्राम भी बनाया था वहाँ पे और समझाया था कि ऑर्गेनिज्म विल secrete enzyme on the organic matter and then it will be digest and then it will be taken by organism। तो डाइजेशन जो होता है वो पहले होता है और फिर उसके बाद इंजेशन होता है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में बाहर ब्रोकन डाउन, तो इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर, यानी ये क्या हो रहा है? डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है और फिर इंजेशन हो रहा है, यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वही बात, तो हमें क्या देखना है? हमने देखा था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल कौन कौन से थे? फंगाई, सम माइक्रोब्स, है ना। तो फंगाई हम अब देख लेते हैं इनमें से कोई है क्या हमारे, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट टू डू दिस क्वेश्चन। हमें न्यूट्रिशन का टाइप इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये है, अब किसमें है। तो मशरूम ये वाला तो ठीक है बात, मशरूम इज ए फंगाई, लेकिन ग्रीन प्लांट्स ये गलत हो गया यहाँ पे। यीस्ट अगेन फंगाई, मशरूम ए फंगाई, ब्रेड मोल्ड ए फंगाई। तो इन तीनों में क्या है? फंगाई। तो दे आर शोइंग सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। पैरामाइसियम अमीबा, कस्कुटा गलत हो गया। कस्कुटा इज ए पैरासाइट, एक्चुअली पैरासाइटिक प्लांट है। लाइस अगेन पैरासाइट है। टेपवर्म, ये तीनों क्या है? चारों क्या है? सॉरी, तीनों क्या है? पैरासाइट। तो ये वाला पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है ना। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने यहां डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इन ए पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन मैं अगर इसका आपको डायग्राम बना के बताऊं, ये जो बोल रहे हैं एक लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है। और ये हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ट्यूबुलर पार्ट है ये यहां से पूरा ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। तो अब ट्यूबुलर पार्ट में हमने पढ़ा है यहां पे, यहां तो होता है फिल्ट्रेशन और इस पूरे पार्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन।
इस पूरे पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन, अब अगर ये ट्यूबुलर पार्ट काम नहीं कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, कई कंटेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर यहां पर अगर ये वाला काम नहीं करेगा पोर्शन, तो वाटर और सॉल्ट्स इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब क्या होगा? वाटर कंटेंट विल बी मोर इन द यूरिन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म, यूरिन तो फॉर्म तो होगा ही क्योंकि फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है ना, फिल्ट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये वाली बात गलत है। क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट होगी क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब वाटर विल बी लेस, तो वाटर विल बी लेस या मोर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इट मींस वाटर विल नॉट बी लेस, वाटर विल बी मोर। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, डाइल्यूट, यानी जितना ज्यादा पानी होगा उसको डाइल्यूट बोलते हैं, तो इट विल बी मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, तो आंसर डी विल बी करेक्ट। तो इसके बाद हम हमारा जो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगेन आपको क्या मिलेगा? केस बेस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देयर विल बी टोटल 12 क्वेश्चन, यानी 3 तो क्वेश्चन है, 3 स्टडीज है एक्चुअली, और उनके अंदर हर स्टडी के अंदर 4 क्वेश्चंस। सो हमें उनमें से 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं, यानी किसी एक केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, उसमें से किसी एक केस स्टडी के 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर 4 आपने पहले 2 के कर लिए हों तो ठीक है। फर्स्ट 10 अगेन वही वाली बात यहाँ ध्यान रखनी है। सो केस पढ़ लेते हैं हम, क्या है हमारे बायोलॉजी में क्या दे रखा है इन्होंने? द फिगर शोन, फिगर की बात है तो फिगर भी देख लेते हैं। प्लांट इन्होंने विद बेल जार ऊपर रख दिया है, ग्लास बेल जार, और वो 2 प्लांट लिए हैं एक्स और वाई। रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी प्लांट्स पोटेड वर केप्ट इन डार्क फॉर 72 आवर्स। डार्क मतलब अंधेरे में रखा उनको, यानी कि देयर विल बी नो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, नहीं हो पाया क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही थी, और लाइट इज द की फैक्टर। आफ्टर 72 आवर्स KOH इज केप्ट इन वॉच ग्लास इन सेटअप X। वॉच ग्लास में यहाँ पर X के अंदर क्या करा? KOH रख दिया, तो 72 घंटे तक तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, यानी टोटल अब जो लीव्स में जो स्टोर था वो भी यूज हो गया। उसके बाद क्या करा इन्होंने? KOH रख दिया X में और Y में नहीं रखा, और इन दोनों सेटअप्स को उन्होंने क्या करा? एयर टाइट कर दिया कि भाई बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं हो एनवायरनमेंट से, ना तो हवा आए ना जाए, और उनको फिर 6 घंटे तक लाइट में रख दिया। देन आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म विद 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द 2 प्लांट X एंड Y। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 6 घंटे तक रखने के बाद फिर वापस टेस्ट किया आयोडीन का। देखो आयोडीन का टेस्ट किस लिए करते हैं? आयोडीन का टेस्ट करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, यानी कि जब अब क्या होगा कि जब इन प्लांट्स को उठा करके 3 दिन के बाद जब सनलाइट में रखा 6 घंटे के लिए, तो क्या होगा? लाइट वहाँ होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। तो ये देखेंगे कि कौन से में स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा है, या दोनों में बन रहा है, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या है? क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमें पूरी जो स्टडी बता दी, अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा इसमें KOH जो डाल दिया है, KOH क्या करता है? KOH जो इसका जो है दैट एब्जॉर्ब्स CO2, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद यही। तो KOH जो उसमें रखा है X जो सेटअप है उसमें, तो वो क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 अगर नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? क्योंकि हमें पता है इसकी रिएक्शंस H2O प्लस CO2, CO2 प्लस H2O होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CO2 नहीं है तो क्या C6H12O6 बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या होगा? इसलिए CO2 की प्रेजेंस होना जरूरी है ना? CO2 की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये यही बोल रहे हैं कि कौन से एलिमेंट की एसेंशियलिटी को इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। तो क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो मेन रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के? CO2 एंड H2O। तो यहां पर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब, अभी बताया मैंने आपको, CO2, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बी, कार्बन डाइऑक्साइड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रेस्पेक्टिवली। तो अब इसमें आयोडीन टेस्ट का रिजल्ट X और Y में करेक्ट किस में आएगा, करेक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लू ब्लैक कलर, देखो बेटा जहां भी स्टार्च होगा, जहां भी स्टार्च बनेगा उसमें कलर आएगा ब्लू ब्लैक, और जहां नहीं बनेगा वहां क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। तो हमें पता है कि X के अंदर KOH रख दिया था, X वाले में KOH रख दिया था, तो वहां पर KOH रखने से CO2 एब्जॉर्ब हो गई। तो जो इसकी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2O, और ये बना रही है C6H12O6, तो अब CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो कार्बन ये जो ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी X जो है, X सेटअप के अंदर CO2 नहीं है, तो वहां पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इस वजह से जिसको X के अंदर ब्लू ब्लैक कलर भी, X के अंदर ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं होगा, X के अंदर ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं होगा, यानी Y में होगा, क्योंकि Y में KOH नहीं है, तो वहां CO2 बन रही है, रेस्पिरेशन से CO2 निकल रही है ना प्लांट्स के। तो एयर टाइट होने के बाद में भी क्या हो रहा है, CO2 इज देयर एंड दैट CO2 इज प्लांट कंज्यूमिंग फॉर इट्स फूड फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस। तो CO2 का, तो एयर टाइट होने के बाद में भी CO2 का सोर्स वहां पे प्लांट रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है, तो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और CO2 को यूज कर रहा है अपने फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि X के अंदर तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा और Y में होगा, कौन से ऑप्शन में ये है वो देखना है। पहले ऑप्शन में ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X, ये वाली बात, तो क्या हो गया, ये वाला तो गलत हो गया ना। दूसरा ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ Y, ये वाली बात यहाँ तक ठीक, नो चेंज इन द कलर इन द, यस ये वाली बात सही है, क्योंकि कलर चेंज X में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो ग्लूकोज बना ही नहीं बना, इसलिए देयर विल बी नो कलर चेंज। C और D से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि B हमें यहाँ पे ही सॉल्यूशन मिल चुका है, रेड कलर तो आएगा ही नहीं, ब्लू ब्लैक ही आएगा, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट दैट इज 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उसमें जो एपरेटस है सेटअप X एंड Y, उनको एयर टाइट कैसे बना सकते हैं वो ये कह रहे हैं। ऑप्शंस हैं, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट से अगर रख दें ग्लास प्लेट से, तो और उसके बाद में उसको ढक दें ग्लास प्लेट से एक्चुअली, तो दैट विल बी एयर टाइट, तो ये वाली बात सही है। यूजिंग द सक्शन पंप दैट इज प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस सेटअप, अप्लाइंग वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ जार, ये वाली बात भी सही है। क्रिएटिंग वैक्यूम, तो वैक्यूम क्रिएट कर पाना भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। एयर टाइट उस एपरेटस उस सेटअप में बनाने के लिए ये जो पहला और तीसरा ऑप्शन है दैट इज ओनली प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही बताने हैं, हाइपोथेटिकल बहुत बातें होती है वो नहीं करनी है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट बोल रहा है, तो ये वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है फर्स्ट और थर्ड किस में है, फर्स्ट और थर्ड सी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने हमारे बायोलॉजी सेक्शन के सॉल्यूशंस देखे। नेक्स्ट आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर मेंशन करें, और साथ में ज़रूर बताएं कि ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।